आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट। वाई? बिकॉज अगर हम दुनिया की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम दीगर ममालिक की बात करते हैं, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि बदलते हुए और गुजरते हुए वक्त के साथ इर्तिका आ रहा है, इवोल्यूशन आ रहा है, वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इस सब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अतराफ़ में बदल रही हैं और मज़ीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं एंड दे आर रियली चेंजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं, वी आर रियली लकी इनफ टू हैव मिस्टर Hassan Sayyed Sahab, who is the founder of IdeaGist and has delivered a lot of contribution related to technology industry. He is a member of Advisory Council to the Minister of IT and Telecom, and we are really lucky enough to have him today with us. Sir, thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और बड़े एजाज़ की बात है आज आपने हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला। थैंक यू हसन, आई एम ग्लैड टू बी हेयर। काफ़ी अच्छी आपकी जो फैकल्टी है उससे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है मुझे इसी तरीके से जो है वो इंगेज रखेंगे। सही तो लेट्स सी। सर, अपने विजन के हवाले से बात कीजिए और मैं बल्कि चाहूँगा कि आप अपने जर्नी के हवाले से भी बात कीजिए कि ये सिलसिला सारा शुरू कहाँ से हुआ, आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपने मुल्क के लिए कुछ करना है या इस पॉजिटिविटी के पैगाम को आगे लेके बढ़ना है। तो देखें, जहाँ तक कि विज़न का ताल्लुक़ है, मैं इसकी इब्तिदा करता हूँ अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद के संग व खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा, कि इनोवेशन, नए आइडियाज़ से नई यूनिवर्स क्रिएट होती है। तो पत्थरों से और ईंटों से और गारे से आप जहान नहीं पैदा करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हम एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन जिसके ऊपर गौर करें, वो नए तरीके से सोचना है, क्रिएटिवली सोचना है। तो अगर मैं किसी बिल्कुल समराइज़ कर सकता हूँ इस चीज़ को कि जी एक वो क्या चीज़ हो सकती है जो मैं चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यू थिंक डिफरेंट। ये सोचें आप कि अगर एक काम ऐसे होता आया है तो उसको नया कैसे करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार के पास जाते थे और कहते थे कि अल्लाह के ऊपर यकीन करो, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे हमारे तो बाप दादा यही करते आए, हम तो इसी आप हमें क्या नई बात बता रहे हैं। बिल्कुल सही, यही कहते थे ना। ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नया नहीं था हालांकि, लेकिन उन लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, थिंक आउटसाइड द बॉक्स डिफरेंटली। ऐसे ही आज जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं और जो दुनिया जिधर जा रही है, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अंदर हैवी ऑटोमेशन है। और ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जी इस बदलती हुई दुनिया में आपने इर्तिका का लफ्ज़ यूज़ किया, एवोल्यूशन का लफ्ज़ यूज़ किया। ये बदलती हुई दुनिया कहाँ जा रही है? ये बदलती हुई दुनिया हैवी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। सही। उसकी बुनियाद के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन मेन उसके अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। सही। तो यहाँ आके आती है अब हमारे यूथ का मुस्तकबिल क्या है और हम इस विजन के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन दुनिया का छठा शायद सबसे पॉपुलस कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। तो दुनिया की जितनी भी डेवलप इकॉनमीज़ हैं उनके अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ या नेगेटिव है या तकरीबन ना होने के बराबर है। एंड दे नीड यंग ब्लड, और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी है। सो वी आर सिटिंग लाइक अ गोल्ड माइन, ठीक है ना। अब इस गोल्ड माइन को, या ये कह लें कि ये हीरे हैं जो तरशे हुए नहीं हैं, इनको तराश के हमको पॉलिश करके अच्छा बनाना है। वहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ये सोचे कि हम इन क्रिएटिव आइडियाज़ को नई टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से दुनिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लिए तो करनी है, दुनिया के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मैं चाहता हूँ सिंपली। राइट हसन साहब, दिस होल न्यू आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो जिस पे आप बेसिकली आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या है सिस्टम, इसका क्या मैकेनिज्म है और कैसे कोई आदमी जो है वो इससे, या यूथ जो है वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकती है। प्रैक्टिकली आप इसमें अभी क्या कर रहे हैं? तो देखें, अब ये तो जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड इनोवेशन,
लेकिन इनोवेशन जब तक की वैल्यू नहीं क्रिएट करती, जब तक कि वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 रुपए की एक चीज़ बनाता हूँ और उसको 12 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में नहीं बेच सकता, बल्कि 8 रुपए में बेच सकता हूँ, तो उस इनोवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं क्रिएट की। वैल्यू क्रिएट होती है थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, कि मैं अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो जिसके लिए मैं करने जा रहा हूँ वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहता है वाकई में, नंबर 1। और जो उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसकी जो कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट उस वैल्यू से ज़्यादा है जो उस आदमी को मिल रही है जिसके लिए मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। फंडामेंटली दिस इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, इज क्रिएटिंग दैट वैल्यू। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का काम लोगों को जाके एजुकेट करना नहीं है। अगर लोगों को पहले एजुकेट करना है आपने कि यार ये आपकी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने कोई यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो एजुकेटर का काम है, वो पढ़ाने वाले का काम है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपने कहना है यार ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है इस बंदे की, ये बंदा इसके लिए पैसे देने को तैयार है या नहीं। अगर है, मैं उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर आकर जो बात आपने कही इंक्यूबेशन की, तो इंक्यूबेशन बेसिकली इज नथिंग बट एक्चुअली टेकिंग एन आइडिया इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड गेट इट टू पॉइंट कि जहाँ पर आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, कस्टमर को ला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कि एक ऐसी प्रोडक्ट जब आप किसी को दिखाएं और कहें यार ये मैं आपके लिए बना सकता हूँ, तो आप कहें यार दैट्स वेरी गुड, मैं इसके लिए पैसे दे दूँगा। दैट्स हाउ फार इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज। तो अब पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, हमारी यूथ का साइज़ क्या है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और फिर हम जब कैपेसिटी देखते हैं पाकिस्तान की इंक्यूबेशन की जो अभी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा लगता है कि इट डजंट इवन एग्जिस्ट, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है जितनी हमारी नीड है। अब पाकिस्तान में 4 मिलियन बच्चे हर साल उसकी वर्किंग एज के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल में 7 लाख बच्चे हर साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं। और टोटल सारे इंक्यूबेटर्स जितने पाकिस्तान में, सबकी टोटल कैपेसिटी मिला के 750 है। तो आप कहें कि यार ये 0.1%, वी बेसिकली जो नीड है हमारी, अगर हम कहें तो उसकी 0.1% हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब इसके बदले में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल यूएस, जो बहुत एडवांस नहीं है बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं, यूएस इज नॉट वेरी एडवांस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंपेयर टू देयर आर अदर कंट्रीज दैट आर बेटर। लेकिन यूएस के अंदर 10% of all the startups actually have capacity to get incubated or get support from incubators. राइट सर, लेकिन बिल्कुल सही कि पॉजिटिविटी की बड़ी ज़रूरत है और आइडिया की भी बड़ी एक ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वेरी ट्रू। रिस्क फैक्टर बड़ा होता है, लोग रिस्क से बड़ा डरते हैं। ये जो डर जो होता है उससे बड़ा डर लगता है लोगों को, फियर उनके दिमाग में बड़ा होता है। वो कहते हैं कि भाई मैंने तो देखें, मैं प्रैक्टिकली एक स्पीकिंग अगर बात करूं तो उसमें ऐसा होता है कि स्टार्ट कर लिया, एक स्टार्टअप कर लिया शुरू, और उसके बाद 3 महीने उसको देखा चला के, उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं आया। ये यहाँ पे जो एक माइंडसेट जो शुरू से चलता आ रहा है, और अब या तो पैसे नहीं है तो रुक गए, पैसे आप नहीं लगा सकते मज़ीद बिजनेस में, या आप मज़ीद कुछ नहीं तो आप रुक गए। दूसरा, या फिर ये कि वो आपका यहाँ पे ये भी है ना कि हर शख्स जिस तरीके से जाता है कि महीने की 10 तारीख को वो पैसे आ जाएं अकाउंट में, तो वो इस स्ट्रेटजी से भी चल रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो बस 1 महीने में मुझे रिटर्न मिल जाए, नहीं मिल रहा तो अल्लाह हाफ़िज़। एक ये भी सिलसिला है। तो सिर्फ फियर और रिस्क और ये तमाम चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल है जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसमें फिर आप जैसे लोग आते हैं जो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उर्दू का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक है, तो 10 से शफ़क़त की बड़ी ज़रूरत होती है जो उन पर वो हाथ रख सके और फिर उनको समझा सके कि देखो, या मेंटोरशिप की बड़ी ज़रूरत है। सर आपका उसमें आप क्या कहते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है कि जिससे उनका ये फियर निकलेगा, उनका ये रिस्क फैक्टर का जो एक बड़ा डर खौफ बैठा है वो निकलेगा, और उनको बेहतरी के चांसेस दिखाई देंगे, उनको कुछ रिसोर्सेज या कोई उम्मीद दिखेगी कि हाँ भाई हम इस चीज़ में आएँ और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक, आपका ऑब्जेक्टिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो आपने 2 सवाल किए हैं बेसिकली एक सवाल के अंदर। पहले सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ रिस्क के हवाले से। तो देखें, रिस्क हर चीज़ के अंदर होता है, और एंटरप्रेन्योर इज ए कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, नॉट अ ब्लाइंड रिस्क टेकर। तो मैं इफ अगेन एक आपको शेर सुनाता हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।
वो बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा? गिरेगा तो वही जो घोड़े के ऊपर बैठेगा। लिहाजा फेलियर से डरना फंडामेंटली जो हमारे माशरे के अंदर ख़राब कर दिया गया है, दैट इज़ नथिंग। ट्रेडिशनली हमारे कल्चर के अंदर दिस इज़, मैंने आपको शेर सुनाया, ये किसी आज का नहीं है, बहुत काफ़ी अरसा पुराना शेर है। तो ये इसका मतलब है कि हमारे कल्चर में थी ये समझना, आज से पहले भी थी, कि अगर आपने कोई काम करना है तो आपने इससे नहीं डरना है कि मैं गिर जाऊं। फिर आपने दूसरी बात कही कि फिर एक और आपको शेर सुना देता हूं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। क्या बात है। कि जब आती है बात यहाँ पर कि जी मैं क्या करूँ, आपके पास बहुत से बच्चे आएंगे कहेंगे जी हम क्या करें, और आप उनको बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर दे दें, आप ये करें आप वो करें, बहुत आसान है। मैं आपको बोलूँ आप यार आप ये क्यों नहीं करते। तो वो एक लतीफ़ा है ना कि एक परचून की दुकान के ऊपर फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आपके पास सूजी है, उन्होंने कहा जी है। कहने लगे जी घी है आपके पास, जी हाँ घी भी है। कहने लगे शक्कर है, कहने लगे जी हाँ है भी है। कहने लगे अजीब आदमी आप फिर हलवा क्यों नहीं बना लेते। तो आप कहना आसान है ना किसी को, उसकी दुकान परचून की, आप उसको कह रहे हैं तू भाई हलवा बना ले, इट डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पर आकर हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें इन बच्चों का हाथ पकड़ के आगे चलाना है। जो आपने बात कही, दस्ते शफकत तो मैं नहीं कहता, एक गाइड, अ मेंटोर। तो हमारा प्रोग्राम अब हम इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को कनेक्ट कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमिट करें 10-20 घंटे साल के एक बच्चे को गाइड करने के लिए दे दें। अब आपने खाली उसकी स्टोरी सुननी है, आपके पास वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the business, you have a better understanding of what's going on, और आप उसको सिंपली उसकी बात सुन के गाइड कर सकते हैं। बच्चे की नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट है, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मुल्क से बाहर गए, बाहर जाके अपने नाम कमाया, आप एक बेहतर एक प्रोफेशनल हैं, तो बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ तो चाहिए, बच्चे की तरफ से रिस्पेक्ट हो उसके मेंटोर के लिए, और मेंटोर की तरफ से वो शफकत हो जो आप कह रहे थे कि जी मैं इसकी बात सुन के इसको अच्छे तरीके से बता दूं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या बेटी ऐसा नहीं ऐसे कर लो। तो ये हम मेंटरशिप का इसके अंदर जो हमारा पूरा प्रोग्राम है स्टार्टअप पाकिस्तान की सपोर्ट में, जो आइडियाजिस्ट मेरी कंपनी कर रही है, उसमें हमने ये मेंटरशिप का एलिमेंट रखा है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो इस मेंटरशिप में आए। राइट। अगर सर यानी एक आपके कहने का मकसद जो मैं समझा हूँ, बल्कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर एक स्टूडेंट है अभी पास आउट हुआ है यूनिवर्सिटी से, या कोई एक नौजवान है और वो सोचता है कि भाई मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या रोड मैप है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इदारे में, या इस ऑब्जेक्टिव में जो आप कर रहे हैं कि वो आपके पास आएगा, क्या सर प्रोसेस होगा उसका, क्या वो ट्रेनिंग पूरी हासिल करेगा यहाँ से, क्या ड्यूरेशन होगा उसका, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। देखें, आपने इरादा किया कि आपने दरिया में छलांग लगानी है, तो आपको पता होना चाहिए दरिया कितना गहरा है, मैंने क्या करना है। सो सबसे पहला स्टेप है हमारा ट्रेनिंग का। ठीक है। कोई भी आदमी, यंग ओल्ड, जो पाकिस्तान में चाहे कि जी मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, वो आ सकता है हमारी साइट के ऊपर pk-train.ideages.com, और उसके ऊपर जाके रजिस्टर हो सकता है। ठीक है। एंड देन देयर इज एन 8 वीक्स प्रोग्राम। उस 8 वीक्स के अंदर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके अंदर एक टेस्ट है, आप वो टेस्ट पास अगर नहीं कर पाए आप दोबारा कर लें, आप 10 दफ़ा कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है, आप 20 दफ़ा कर लें। टेस्ट आपने पास किया तो आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट लेवल में आ गए, आप गेम का लेवल समझ लें। तो नेक्स्ट लेवल में आप आए तो फिर 8 वीक्स का प्रोग्राम है, उसको हम आइडिएशन कहते हैं। उसके अंदर आपने अपना आइडिया पॉलिश करना है, अपने कस्टमर से बात करनी है, अपनी क्लियर करना है अपनी थॉट को कि कस्टमर कौन है, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे मैं बता रहा था। सो सेकंड स्टेज है ये 8 हफ्ते का। उसके बाद 6 महीने का प्रोग्राम है इंक्यूबेशन का। उस इंक्यूबेशन के प्रोग्राम में आपने जो चीज़ डेवलप करनी है उसका नाम है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ये कि विद इन योर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू, उससे ज़्यादा नहीं, जो आपकी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस अवेलेबल रिसोर्सेज में आप कितनी चीज़ बना सकते हैं जो किसी को दिखाएं तो वो कहे कि यार इफ़ यू कैन डू दिस आई एम गोना बाय इट। ठीक है, इसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। राइट। इसमें की ये है कि आप अपनी रिसोर्सेज में, कोई आपके पास आके आपको लाखों डॉलर नहीं दे देगा इस स्टेज के ऊपर, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ये 6 महीने का प्रोग्राम है। उसके बाद 2 महीने का लास्ट स्टेज है लॉन्च का, कि जब आपकी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गई तो आपने 2, 4, 5 कस्टमर साइन अप करने हैं, उनके ऊपर टेस्ट करनी है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर बनाना है, अनटिल यू आर एबल टू रेप्लिकेट इट फॉर मोर कस्टमर्स। वहाँ से फिर आपका फाइनल जिसको आप कहें कि फिर आप एक बिजनेस बन गए,
and then you can just go and repeat that with more customers. Right. And sir, is it going to be virtually kind of a training program, or is it like they have to visit somewhere? मेरा ख्याल है कि virtual training basically होगी वो. जी बिल्कुल वर्चुअल ट्रेनिंग है. 44,000 से ऊपर स्टूडेंट्स अभी हमारे पास रजिस्टर हैं. इट्स ह्यूज. सर, कुड यू पुट लाइट ऑन दोज टेक्नोलॉजीज जो आपने, मेरा ख्याल है कोई 7 टेक्नोलॉजीज जो हैं आउट ऑफ 49 आपने सेलेक्ट की थी, जिसमें ब्लॉकचेन था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसके बारे में थोड़ा सा सर आइडिया ज़रा दीजिएगा. जी. तो मैं एक थिंक टैंक के साथ काम कर रहा था, टेक्कास ग्लोबल उसका नाम है, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से. लास्ट ईयर वो क्लोज हो गया, लेकिन 2018 में हमने ये प्रोजेक्ट किया था. 1.5 साल के करीब वो हमारा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने 49 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को देखा, उनका डेटा, सारी उनकी ट्रिजेक्टरी, उनकी फोरसाइट्स जो टेक्कास ग्लोबल ने बनाई थी, और उसकी बेस के ऊपर हम 3 ग्रुप्स के पास गए, एक्सपर्ट्स के पास, एंटरप्रेन्योर्स के पास, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास. ये 3 ग्रुप्स के पास गए. हमने उनसे पूछा कि इन 49 टेक्नोलॉजीज में कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं that you believe are going to create the value, are going to disrupt the future. तो उसकी बेस के ऊपर जाहिर है कि it's a wide number 49. उसमें से हमने we identified 7 as the most disruptive across the board. वो 7 टेक्नोलॉजीज किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, बल्कि तकरीबन they are going to impact everything. Right. Of course, everything is a big word, not everything, but many sectors. तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटेलिजेंट व्हीकल्स है, एंड स्मार्ट रोबोट्स. ये 7 टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रिटी मच आप जहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाएंगे, उसमें एरोस्पेस में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाएं, ट्रांसपोर्टेशन में जाएं, टूरिज्म में जाएं, जिस सेक्टर में भी जाएं, तो इन 7 टेक्नोलॉजीज को आप देखेंगे कि इनका एक इम्पैक्ट है. हसन साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान के किन शोबों में आपको लगता है कि पोटेंशियल है कि जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, या जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कामयाबी के, सक्सेस के? आपके ख्याल में क्या है वो कौन से शोबे, किन शोबों से आपको लगता है कि आप ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद हो सकता है? खैर, ये भी एक क्या कहते हैं, अपना पोटेंशियल होना और पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना 2 अलग चीज़ें. अच्छा. मिसाल के तौर पे मैं आज बात कर रहा था मैं कि कराची के अंदर एक पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से, राइट. लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? ठीक है. तो अगर पाकिस्तान का सिर्फ पोटेंशियल देखें तो नंबर 1 एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर में पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है कि जिसकी अभी हमने वी आर सो बिहाइंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. तो एक एग्रीकल्चर है और बड़ा पाकिस्तान के पास, इवन दो वी हैव मच स्पेस इन दैट डोमेन एंड वी कैन जनरेट. बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज अनबिलीवेबल. आप किसी एक्सपर्ट से बात करें, आपको बताएगा एग्रीकल्चर इज नंबर 1. सही. टूरिज्म जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता. बैंकिंग, पाकिस्तान के अंदर इतने लोग जो हैं वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम में नहीं. सही. गवर्नमेंट के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है, बहुत एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के अंदर आ सकती हैं. फिर आपकी क्या कहते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेजर चेंजेस आने वाली हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आएंगी. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, खैर कंस्ट्रक्शन के अंदर पाकिस्तान का मेजर पोटेंशियल है. ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोन है, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ. आप जाएँ अभी सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें. ये पोटेंशियल है. हसन साहब, आपके ख्याल में क्या चैलेंजेस हैं अभी जो जिस मिशन को आप लेके चल रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी नीड टू ओवरकम, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है, या आपको लगता है कि स्मूथली जो है हम सही डगर पे जा रहे हैं? एक फंडामेंटली अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. तो कोई एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आप सिर्फ एक रूट कॉज नहीं बता सकते कि यार ये दिस इज द रूट कॉज, राइट. दैट वुड बी ओवर सिंप्लीफाइंग इट. तो वो आप लोगों को ऐसी बेवकूफ़ बनाने के लिए तो कह सकते हैं amalgamation of different things. Yes, but it's multiple things. लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ज़्यादा कल्चरल हैं देन एनीथिंग एल्स. तो उसके अंदर नंबर 1 है कि हम क्रिएटिविटी को मार देते हैं, बच्चों की इनोवेशन को मार देते हैं. हम बचपन से उनको कन्फॉर्म करने का सिखाते हैं कि सोसाइटी से कन्फॉर्म कैसे करना है. हाँ, बिल्कुल ऐसा. आपने ज़रा सी इधर उधर बात की, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसे सवाल मत पूछो, ये नहीं पूछ सकते. पर हर किस्म की आपको स्टॉप करेंगे उस थिंकिंग से जो कन्फॉर्मेंस से दूर जाती है. इसी सीधी राह में जाना है और ऐसे ही इधर नहीं देखो.
ये एक नंबर 1 मेरी नज़र में चैलेंज है, जिसको आप लॉन्ग टर्म कहें ना। और अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर कम नहीं किया तो मुस्तकबिल की जो जॉब मार्केट है उसके अंदर हमारे बच्चे नहीं कहीं जाने वाले। सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे मेजर कल्चरल प्रॉब्लम लगता है वो है लैक ऑफ कोलैबोरेशन। देखें, इंडस्ट्रियल एज के अंदर प्रोटेक्शन अपने आप को करना, अपने टर्फ को प्रोटेक्ट करना वाज अ नॉर्मल थिंग। सो यू वुड बी लाइक, this is my ball of rice, this is my business, this is what I'm doing, right? That is industrial age. सही। Knowledge age के अंदर there is no such thing as this is my thing, because you cannot create value from knowledge without collaboration. पाकिस्तान के अंदर collaboration का culture नहीं exist करता। Even companies, organizations talking about innovation, talking about this, talking about that, when it comes to collaboration, they basically have the same protectionism. राइट। सर, आप क्या ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आपको लगता है कि जब हम स्टूडेंट्स, डेफिनेटली एक परवरिश, जब एक तरबियत भी होती है उनकी, वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि एडिशन की जाए हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर या हमारे तालीमी इदारों में? या जैसे कासिम अली शाह साहब का मुझे वो जुमला याद आ रहा है, वो अक्सर कहते हैं, उन्होंने एक बार एक जगह कहा था कि अगर बिज़नेस पढ़ाना है ना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ा रहा है वो भी बिज़नेस करता हो, तो वो प्रैक्टिकली जो है वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, कई टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी खिदमात हैं, लेकिन उनकी इस बात को मुझे बड़ा क्लिक की उस बात ने कि अगर किसी ने ख़ुद लॉसेस नहीं देखे हैं तो वो कैसे लॉस पढ़ाएगा, या एक फ़र्क होगा उसमें। तो आपको क्या लगता है, आप क्या प्रपोज करेंगे कि जी ये चीज़ें जो एडिड होनी चाहिए हमारे? तो कासिम अली शाह साहब के से मुकाबले के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं कोई नहीं, मैं तो बस उनका नहीं, मैं सिर्फ उनका सही कहा और बड़ा उनको मैं सुनता हूँ। ना उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखें, 2 बातें हैं। आप किसी को कहें तैरना सिखाने के लिए कि देखो हाथ ऐसे चलाते हैं, पाँव ऐसे चलाते हैं, आप 1000 घंटे उसको ये तरबियत दे दें, वो जब तक कि पानी में छलांग नहीं लगाएगा ना तो उसने तैरना नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। लेकिन तैरने की एक मैकेनिक्स है, एक साइंस है, जो आप अगर समझ में आ जाए यू कैन बी अ बेटर स्विमर, ठीक है ना। तो यकीनन कुछ चीज़ों की, कुछ सब चीज़ों की नहीं, कुछ चीज़ों की जो एकेडमिक साइड होती है, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकम होता है, एक प्रैक्टिकल साइड होती है। तो जब आप किसी को कह रहे हैं कि आप बिज़नेस करें, आप बिज़नेस पे जाएं और बिज़नेस ऐसे होता है और आपने किया हुआ ही नहीं है, मैं किसी को तैरना सिखा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं तैरना आता हो, तो आप बताएं कि ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल सही है। तो ये बात अपनी जगह के ऊपर सही है, लेकिन हमें सेपरेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जिसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए और कौन सी चीज़ है जो आपने थ्योरी समझनी है, एक मैकेनिक समझनी है किसी चीज़ की, उसके पीछे क्या है, तो वो भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रोफेसर्स जो बिज़नेस पढ़ा रहे हैं और जिसके अंदर वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जब आता है, एज रियली डूइंग द एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपने नहीं की तो आप नहीं सिखा सकते। तो लिहाजा उसके लिए बिल्कुल अ मस्ट के जो, लेकिन फिर प्रॉब्लम मुझे आप सिंपल इसके जवाब दे दीजिए, आप भी सोच लीजिए इसके ऊपर। अगर मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ तो क्या मेरे पास टाइम होगा कि मैं जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ? नहीं होगा ना। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी प्राइड समझते हैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना। वहाँ पे एक मॉडल है विजिटिंग फैकल्टी का, जिसके अंदर जो आपके प्रैक्टिशनर्स हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, अब तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का भी कॉन्सेप्ट है कि प्रोफेसर वो जो एकेडमिक ना हो बल्कि उसने प्रैक्टिकली काम किया हुआ। सर, हसन सैयद साहब की जब हम बात करते हैं तो ये जो शख्सियत है ये बड़ा मकबूल हुई और लोगों ने बड़ा सराहा और आइडियाज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो हसन सैयद साहब को कब फेलियर का सामना हुआ या नाकामी का सामना हुआ, या वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हसन सैयद साहब को जो है वो इतना एनर्जेटिक रखती है, या वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि हसन साहब जो है वो जब बोलते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं तो बस जो है वो काफ़ी सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो काफ़ी करामत होती हैं और लोग सोचते हैं कि हाँ जी हमें इसको फॉलो करना है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके बारे में लोग जानें एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी। तो कभी फेलियर हुआ सर आपको कभी? मैं तो हर रोज़ फेलियर का शिकार होता हूँ, आप यकीन करें, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई फेलियर ना हो। लेकिन फेलियर जब आप सोच रहे हैं कि ये दिस इज़
और इस पे भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या कहते हैं, अपना बैल की तरीके से हर दीवार के ऊपर सर मार के तोड़ना नहीं है, हर बैरियर से गुजरना नहीं है सर मार के तोड़ के, ये काम नहीं है। ये काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। सही। एंटरप्रेन्योर को पानी की तरह होना चाहिए, जहाँ रुकावट आए उसके अराउंड गुजर जाए। तो फेलियर जब हम बात करते हैं तो फेलियर का मतलब ये कि हम कहीं रुकावट देख रहे हैं, हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। वजूहात उसकी कोई भी हो सकती हैं, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपने सोचना ये है कि उस फेलियर के उस रुकावट के अराउंड से कैसे गुजरना है। तो फेलियर हर रोज़ मैं कोई काम करना चाहता हूँ, कभी किसी से बात की उसको नहीं कन्विंस कर पाया, किसी से बात की उसको नहीं कन्विंस कर पाया, कहीं कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, एवरी डे, ठीक है ना। लेकिन वो डिफीट वाली फेलियर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मैं नहीं, आई डोंट फील दैट, क्योंकि आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि ठीक है व्हाट इज नेक्स्ट। सर कामयाब कौमों की बड़ी ये मेरा ख्याल है कि ये दो आदतें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो ये कि एक तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने से मुराद यहाँ पे मैं किताबों की बात कर रहा हूँ कि किताब पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरा ये कि सुनना दूसरे को बहुत ज़रूरी है, दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये है कि हर आदमी अपनी सुनाना चाहता है कि मैं सुना दूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँ, बस मेरा मैसेज डिलीवर हो जाए। आम लोगों में भी हम ये देखते हैं, जब हम दोस्तों में बैठते हैं, बाबों में बैठते हैं, तो देखते हैं कि सामने वाला सुना रहा होता है कि भाई मेरा ये पॉइंट है, पहले मेरी बात सुन लो। तो ये सुनना, सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनना, वैसे भी ये कॉल है ना कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो वो एक पॉइंट। और दूसरा किताब पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ने का भी शौक़ पड़ा तो मैं कम हो गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ज़रा बताइए कि आपको, क्योंकि आप ये अल्लामा इकबाल साहब को आपने बड़ा कोट किया, आपने उनकी शायरी से भी मुझे लगता है आपको काफ़ी शगफ़ है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि अभी भी वक्त मिलता है किताबें पढ़ने का? शायरी से कोई शगफ़ क्या शुरू से था या बाद में हुआ? क्या कहेंगे उस पर? देखें, पहली तो बात यह है कि एक वो लतीफ़ा आपने सुना होगा, एक आदमी भागा हुआ जा रहा था, उसके पीछे दूसरा भागता हुआ जा रहा था, तो समझा कि क्या बात है यार, क्यों उसने कोई चीज़ चुरा ली। उसने कहा नहीं अपनी गज़ल सुना के चला गया, मेरी नहीं सुनी। अच्छा। तो वो जो आपने बात की कि दूसरे को सुनने की बात, तो बेसिकली दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सुनाने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। और ये आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपने सुना नहीं तो आपका ही नुकसान होना है फिर, और कुछ नहीं होना। जहाँ तक कि पढ़ने की बात है, मैं तो बेसिकली मैट्रिक तक की मेरा काम ही कुछ नहीं था सिवाय किताबें पढ़ने के। मैट्रिक तक तो मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैं रास्ता चलते हुए जा रहा होता था ना तो भी कोई ना कोई किताब खोल के पढ़ रहा था। सही। इतनी पढ़ी है। अच्छा, मेरे वालिद का ताल्लुक भी एजुकेशन से, मेरी वालदा का भी, और उसके हिसाब से हमारे घर के अंदर किताबें भी इतनी थी कि क्या कहते हैं अपना, यू कैन लिटरली फाइंड एनीथिंग। मैं मैक्सम गोर्की की मदर जो है मैंने 7th ग्रेड के अंदर पढ़ी। अच्छा। यू नो यू हैव हर्ड अबाउट दैट राइट, नॉवेल मैक्सम गोर्की का जो मदर है। सो आई रेड एवरीथिंग। मुझे कुछ नहीं परवाह होती थी, मुझे कुछ मिल जाए खाली पढ़ने को ना। सही। चाहे फिक्शन हो, चाहे रियल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, सेल्फ हेल्प हो, जो एवरीथिंग आई वुड रीड। और अब टाइम निकलता है? नहीं, टाइम तो देखें हर रोज पढ़ता हूँ मैं। एंड आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट बुक को हाथ में लेके खोलने का जो था वो चेंज हो गया। एवरीबडी इज रीडिंग समथिंग एवरी डे, इवन वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो रीडिंग, दिस इज लर्निंग, नाउ दे आर लिसनिंग। लेकिन it's the same thing. If you think in the new technology, in the new age, पढ़ रहे हैं जो everybody is reading. राइट। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में लोगों को, अपने चाहने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को? देखें भाई, मेरा तो पैगाम बहुत ही सिंपल है कि मैं वहीं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि think outside the box. There is nothing that is out. मुझसे कोई पूछता, मैं कहता हूँ आलम इम्कानात के अंदर हर चीज़ मुमकिन है। Possibilities, the universe of possibilities has every possibility in it. True. Right? The question is कि आपने अपना दिमाग कहाँ पे इस्तेमाल किया, आपने क्या चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोची। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।